नमस्कार, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आशा है कि आप अच्छे होंगे। आज का विषय रहेगा भारत में फैलता हुआ भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार दो तरह का होता है, एक होता है इनडायरेक्ट भ्रष्टाचार और एक होता है भ्रष्टाचार डायरेक्ट, यानी कि एक परोक्ष रूप से, एक अपरोक्ष रूप से। तो परोक्ष रूप से जो भ्रष्टाचार है उससे आम पब्लिक प्रभावित होती है डायरेक्टली, और जो अपरोक्ष रूप से भ्रष्टाचार है उससे बहुत ज़्यादा देश की तरक्की पर, देश के विकास पर नुकसान होता है। देश का नुकसान होता है, उसकी तरक्की, उसकी जीडीपी सब पर फर्क पड़ता है। वजह यह है कि जो परोक्ष भ्रष्टाचार है वो आप अदालत में चली जाइए। चलो अदालत से शुरू करते हैं। ये कहते हैं कि अदालत में भ्रष्टाचार नहीं है, अदालत में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। आप तारीख लगवाएं, तारीख लगवाने के आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चले जाइए, गाज़ियाबाद चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, कहीं भी किसी भी जगह चले जाइए। इवन जो वकील हैं वो भी रिश्वत दे रहे हैं तारीख लगवाने के लिए कोर्ट के मुकर्रर को। और ये सब वहाँ जो जज बैठा रहता है, मजिस्ट्रेट, उसकी नाक के नीचे होता रहता है, लेकिन वो आंखें बंद किए होता है। तब आप कैसे उम्मीद करेंगे कि ये भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल जाएगी और कैसे ही न्याय मिलेगा? तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये देखना चाहिए। हालांकि वो बहुत सारे डिसीजन गवर्नमेंट के खिलाफ देते हैं और अपने फेवर में जो भी डिसीजन है न्यायाधीशों के हैं उसमें डिसीजन देते रहते हैं, लेकिन कभी उन्होंने इस पर बात पर कोशिश की कि ये जो भ्रष्टाचार जो कोर्टों में हो रहा, तारीखों को लेने में, उसको रोका इन्होंने? तो ये कैसे? इसका मतलब है कि भारत का कोर्ट भी अप्रासंगिक हो चला है, क्योंकि इसमें न्याय मिलता ही नहीं है। और न्याय मिलता है तो इतनी देर से मिलता है कि वो न्याय का मतलब नहीं होता, वो एक अन्याय हो जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति सफरर होता है, जिस व्यक्ति को, जो पक्ष जो है सफरर होता है, और जो पक्षी जो प्रभावित होता है, जो पक्ष, उसको वकीलों को मोटी फीस देनी पड़ती है, समय जाया करना पड़ता है, और बीच बीच में ये तारीख पर तारीख में रिश्वत भी लगानी पड़ती है। तो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी व्यवस्था बनाता जिसमें कि फैसला जल्दी जल्दी हो, और ये जो तारीख पर तारीख है ये ऑटोमेटिक तारीख, डिजिटल युग है तो वो कंप्यूटर के थ्रू लगें। तो यहाँ तो मुझे लगता है कि जितना लड़ाई झगड़े में आदमी टॉर्चर नहीं होता, उतना कोर्ट में जाने में टॉर्चर हो जाता है। उसके बाद वो बेचारे वकीलों की महंगी फीस देता है, और जिनको कानून का ज्ञान नहीं है उनको वकील इस तरह घुमाते हैं कि वो डर ही जाता है। और तो ये कोर्ट का भ्रष्टाचार ख़त्म करें, तब तो हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मानेंगे कि ये भ्रष्टाचार ख़त्म कर रहे हैं। अन्यथा इन जजों को कोई भी भ्रष्टाचार पर बोलने का हक नहीं है। दूसरा, ये देखा है कि आपने कातिलों की जमानत बड़ी आसानी से हो जाती है, और दूसरों की जमानत जो गरीब हैं वो सड़ते रहते हैं। आज भी 50,000 से ज़्यादा लोग जो निर्दोष हैं, गरीब हैं, सड़ रहे हैं जेलों में। और अगर वो निर्दोष साबित होते हैं तो उसके बाद सिर्फ एक छोटी सी टिप्पणी कोर्ट कर देता है कि पुलिस वालों को एक फटकार लगा देता है, बजाय इसके कि उनको भी जेलों में डाला जाए, उनके खिलाफ भी वही कार्रवाई की जाए। और एक दूसरी जो भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी वजह है, जो हमारे देश के कानून, सरकारी कार्य में बाधा। किसी को भी बस ये सरकारी कार्यों में बाधा का धमकी दिखाते हैं, चाहे IPS हो चाहे IAS हो। मेरा ये कहना है कि इस सरकारी कार्य में बाधा का जो रूल को बदला जाए, इसमें बल्कि जो सिविल सर्वेंट हैं जो कि करप्शन कर रहे हैं, वही सबसे बड़ी बाधा सरकारी कार्यों में है। तो ऐसे लोगों को जेलों में डाला जाए, और जो पब्लिक सर्वेंट करप्शन कर रहा है तो उसकी सज़ा कम से कम पब्लिक द्वारा किए हुए क्राइम से डबल हो। क्योंकि जब भी पब्लिक का आदमी कोई क्राइम करता है तो, और अगर पब्लिक का आदमी इनकी सह से क्राइम करता है या इनकी संलिप्तता पाई जाती है तो उसकी सज़ा ट्रिपल कर देनी चाहिए, और रिश्वत लेने वालों को हमेशा जेल में डाल देना चाहिए। और ऐसी सज़ाएं इनको मुकर्रर करनी चाहिए कि जो इनको नानी याद आ जाए करप्ट ऑफिसर्स को। और आप देखिए, मेरी छत्तीसगढ़ में भी पोस्टिंग रही, मेरी UP में भी पोस्टिंग रही है, शाहजहानपुर रही है, छत्तीसगढ़ में कई जगह रही है। मैंने देखा कि कोई भी सरपंच अगर चुनाव लड़ता है तो कुछ ही दिनों में अरबोंपति तो नहीं लेकिन करोड़पति हो जाता है। उसके नीचे स्कॉर्पियो, तो मैंने देखा खुद, स्वयं 2 मंजिला 3 मंजिला मकान बना जाता है। और छत्तीसगढ़ में तो इतनी लूट रमन सिंह के अब देखिए, ना BJP का प्रश्न है ना कांग्रेस का प्रश्न है, सारे ही भ्रष्टाचारी जनता को लूट रहे हैं। इवन रमन सिंह की साली का भी नाम आया था जो चावल घोटाला था, और ये फैक्ट है क्योंकि मैं उसी विभाग से जुड़ा हूँ जिसमें कि ये फूड का स्टोरेज होता है केंद्रीय भंडार निगम से, उनका माल हमारे यहाँ आता था वेयर हाउस में।
तो सब पता रहता है ABCD किस तरह ये राइस मिलरों से पैसा लेते थे और वो पैसा ऊपर तक जाता था। इसमें एक भट्ट को जेल हुई और इस रमन सिंह की साली को इन्होंने बचा लिया गया, जबकि ये वास्तविकता है कि ये सारा पैसा ये जाता था ऊपर तक और इसमें कई लोग छत्तीसगढ़ सिविल सप्लाई के पकड़े भी गए थे। तो आप ये कहो कि ये रमन सिंह दूध के धुले हैं, इनका चेहरा जरूर सीधा साधा लगता है देखने में, कोई भी पॉलिटिशियन दूध का धुला नहीं है। अगर ये काम अब जनता को ही करना पड़ेगा, मोदी जी बेचारे अकेले कितना करेंगे या योगी जी कितना करेंगे, ये तो आपको करना पड़ेगा। आप ये सोचो कि आप नेताओं से कितने ज़्यादा हो, अफसरों से कितने ज़्यादा हो। भ्रष्ट अफसरों की बात कर रहा हूँ मैं, जो ईमानदार नेता या अफसर है उनके खिलाफ मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो आप जब इतने ज़्यादा हो तो आप ये काम नहीं कर सकते कि इनको सड़क पर लाकर इनका मुंह काला कर दो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों चाहे वो पुलिस ऑफिसर्स हों। पब्लिक में वो ताकत होती है, लेकिन सबसे पहले पब्लिक को खुद ईमानदार बनना पड़ेगा। हम छोटी छोटी बातों पर रिश्वत देते हैं और इसी तरह पब्लिक ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। अगर पब्लिक का कार्य नहीं हो रहा और हम में एकता हो जाए तो सारा गांव चला जाए तहसीलदार पटवारी के, तो तहसीलदार पटवारी या SDM की औकात नहीं है कि वो आपके खिलाफ आप रिश्वत ले सके और कार्रवाई कर सके। और दूसरी चीज़ है कि जो पुलिस का रूल है, पुलिस एक्ट को भी बदलना चाहिए। ये जो पुलिस एक्ट बनाया था ये अंग्रेज़ों की पुलिस ने अपने हित में अंग्रेज़ों ने बनाया था, जिससे कि भारतीयों को प्रताड़ित करा जा सके, लेकिन वो रूल अभी भी चले आ रहे हैं। तो इनको बदलने की ज़रूरत है। पुलिस को ये समझना चाहिए वो जनता की सेवक है, ना कि उसकी मास्टर है। अभी जैसे गोरखपुर में एक कांड हुआ जिसमें मनीष गुप्ता को मार दिया गया और वहाँ आकर पुलिस कप्तान और DM जो कि उनकी मिसेज मीनाक्षी कह रही हैं कि धमकी दे रहे हैं कि आप जो कोर्ट में मत जाइए, आप इनके खिलाफ FIR नहीं कराइए, क्योंकि वो सरकारी ड्यूटी पर थे और वो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर जैसा वो मीनाक्षी कह रही है, अगर वो बात सही है, तो मुझे लगता है कि ये जो है कुंटलों गांजा पी के SP और DM वहाँ के इस चीज़ को बोल रहे हैं कि उनको IPC और CRPC का पता नहीं है। एक्चुअल में जो ये ब्यूरोक्रेसी में भ्रष्टाचार आया है इसको पब्लिक ही ख़त्म कर सकती है। ये खुद तो करेंगे नहीं, इनका बहुत बड़ा कॉकस है और बहुत बड़े भ्रष्ट नेताओं का कॉकस है। तो इनके बंगलों पर जाकर चाहे वो MLA हो MP को, इनको वहीं घेरना पड़ेगा करप्ट लोगों को, इनके मुंह काले करके इनको सड़क पर निकालना पड़ेगा। और ये पब्लिक कितनों को ये पब्लिक गोलियों से मारेंगे, इनको सरकार भी चलानी है ना, और सरकार चलाना और वोट देना ये पब्लिक के हाथ में है। इनकी औकात नहीं अगर पब्लिक एक हो जाए, ईमानदार हो जाए कि आपका कुछ बिगाड़ सके। क्योंकि फिर अगर ये ऐसा रहा तो यहाँ भारत भी तालिबान जैसा बन जाएगा, लोग हथियार ले लेंगे हाथों में तो ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे देश से। ये जो अगर करप्शन नहीं हटा तो एक दिन ये क्रांति लाएगा। जो मार्कंडे काटजू हैं जज साहब हैं, वो बिल्कुल सही बोलते हैं, कभी कभी उनकी बातें कड़वी लगती हैं, हालांकि कभी कभी वो भी उल्टी सीधी बातें कर जाते हैं। लेकिन ये सच है कि पब्लिक जो है, साधारण जन पब्लिक त्रस्त है और सारा पैसा जो है जा रहा है इन भ्रष्ट नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स की जेब में। अब हम अप्रोच जो कि डायरेक्ट आपको प्रभावित नहीं करता लेकिन इनडायरेक्ट प्रभावित करता है उसकी भी बात करते हैं। अप्रोच है कि जैसे मान लिया कोई दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी या बिलासपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी या लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी या रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कुछ प्लॉट्स निकाले, उसमें कुछ कोटा इन्होंने नेताओं का कर दिया, कुछ पत्रकारों का कर दिया और कुछ और लोगों का कर दिया, और वो कोटे से उनको प्लॉट दे दी गई। तो उसके बाद जो प्लॉट बचे लोगों के लिए बहुत ही कम बचे और उसमें मारामारी हुई, जबकि इस तरह का कोई कोटा नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक तरह का भ्रष्टाचार है। और जैसे अभी मोदी जी ने जो रेल का जो MP कोटा MLA कोटा ख़त्म कर दिया, जब ये हमारे ही वोटों से चुने जाते हैं तो हमारे बाप कैसे बन गए? ये तो हमारे बेटे हैं ना, बेटे हैं, बेटे ही रहेंगे और बेटों की तरह इनको रहना भी चाहिए। ये हमारे गुलाम हैं, नौकर हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे ये हमारे टैक्स के पैसे से ही तनख्वाह पाते हैं। इनकी सिर्फ यही वजूद है कि ये हमारे नौकर है, और अगर नौकर करप्ट होगा कोई भी मालिक उसको बाहर कर देता कान पकड़ कर। लेकिन भारत में भी ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, इन बेईमान भ्रष्ट नौकरों को, नौकरशाहों को और नेताओं को कान पकड़कर बाहर किया जाए। और अगर नहीं मानते हैं तो करप्शन का सबसे बढ़िया तरीका इनके मुंह काला करके इनको सड़कों पर दौड़ाया जाए। ये तभी मानेंगे। ये देश सुधरने वाला नहीं है और इसमें बहुत सारी बलि होंगी, सेक्रीफाइस होंगे, पब्लिक को करना पड़ेगा, देश के लिए करना पड़ता है। जब भी कोई क्रांति आती है इसी तरह की बात होती है। अकेले मोदी जी और योगी जी करप्शन से कैसे लड़ेंगे? पब्लिक को लड़ना पड़ेगा, पब्लिक को पहले खुद ईमानदार बनना पड़ेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इंडिया में जो करप्शन है उससे पब्लिक बहुत बुरी तरह पिसी हुई है।
आप कोर्टों में तारीख डलवाने की रिश्वत मत दो, अगर रिश्वत देता है तो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज को बोलो इतनी हिम्मत लाओ, और दूसरी आपको हिम्मत खुद ही लानी पड़ेगी। ये लोग जो करप्ट हैं वो क्यों हिम्मत आपको दिलवाएंगे, वो तो चाहेंगे आपका करप्शन होता रहे। तो मेरा ये कहने का मतलब है ये कोर्ट को ये भी देखना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें कोर्ट देखता है, कोर्ट जल्लीकट्टू देख लेता है, कोर्ट ऐसी फालतू फालतू बातों पर डिसीजन देता है जिससे उसका कोई सरोकार नहीं है। जल्लीकट्टी रोक लेता है, जो बकरे ईद पे काटे जाते हैं उनका खून बहाया जाता है उसको नहीं रोकता वो। तो ये कोर्ट भी डरता है। तो आप तो इतने सारे हो, मैं तो 130 करोड़ भारतीयों की बात कर रहा हूँ, उसमें हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं कर रहा। आप करप्शन के खिलाफ इकट्ठे क्यों नहीं आते, हिंदू मुसलमान के उस पर बंटते हो। और दूसरी बात है कि हम मुसलमानों की और हिंदुओं किसी कम्युनिटी की बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर हम बुराई करनी है तो कुरान की आयतों में कर सकते हो, जो गलत है मानवता के खिलाफ, और मैं भी वही करता हूँ। मैं कुरान में मानता हूँ कि अल्लाह बहुत दुराचारी है, बहुत अत्याचारी है, और मोहम्मद साहब भी। तो करप्शन के लिए हिंदू मुसलमानों को एक होना पड़ेगा। पहले हम इंसान हैं, हिंदू मुसलमान अलग है। और गरीब लोगों, ये जो देश में गरीबी है ये किसी करप्शन की वजह से है, कि जो परोक्ष रूप में जो करप्शन है, जैसे पुल खराब बना दिया, वो पुल जल्दी टूट गया। जब वो पुल जल्दी टूट गया तो फिर महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि फिर गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी उस पुल को बढ़ाने के लिए। तो ये जो नज़ला है ना, ये करप्शन का, इंजीनियर्स का, ब्यूरोक्रेट्स का, सारा नज़ला पब्लिक पर पड़ता है। तो ये पब्लिक का भी है कि उन दोषियों को खुद ही सज़ा दे। अगर ये कानून सज़ा नहीं दे रहा, कानून लेट हो रहा है, तो कम से कम इतना तो कर सकते हो, उनके बंगलों का घेराव कर सकते हो, उनका मुँह भी काला कर सकते हो। वैसे भी भ्रष्ट आदमी का मुँह काला करने में कोई आप पर गुनाह नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि दुष्टों का मुकाबला दुष्टता से ही करो, अगर वो नहीं मानते हैं। और ये हमारे चाणक्य नीति भी सिखाती है। पता नहीं हिंदुस्तान के लोग अपनी संस्कृति को क्यों भूल गए और इन भ्रष्टाचारी नेताओं को और अफसरों को ढो रहे हैं, जो कि जगह जगह आपकी जेब में हाथ डालने के लिए खड़े हैं। और ये नर पिशाच लोग जो हैं, ये पिशाच बुद्धि के लोग जो है, इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि जिससे देश की बदनामी होती है और गरीब पब्लिक पर भार पड़ता है। अब योगी जी 2-2 हज़ार दे रहे हैं। मैं कहता हूँ करप्शन अगर रुक जाए, मोदी जी ने सही बोला था, हर आदमी खाते में 15-15 लाख रुपया आ जाएगा। लेकिन दूसरी लोगों ने ये इसका अनुमान लगाया कि 15-15 लाख रुपए खाते में डालेगी सरकार। ये नहीं कहा था उन्होंने, ये कहा था अगर करप्शन रुक जाए, सारा पैसा आ जाए बाहर से, स्विट्जरलैंड से, तो या जहाँ भी जमा है, तो 15-15 लाख रुपए इतना पैसा है कि 15-15 लाख रुपए उस हर भारतीय की जेब में आ सकता। मैं कहता हूँ अगर यहीं का करप्शन रोक दो और इनकी सारी वसूली कर लो ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं की, तो आपके हर आदमी को 1-1 करोड़ रुपया हर पब्लिक को आपके हिस्से में आ जाएगा। ये 15 लाख की बात तो बहुत छोटी बात है। तो मेरा यही मोदी जी से निवेदन है, इस करप्शन को रोको, वरना अब क्रांति होने ही वाली है। ये आपको इसको तो रोकना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे न हिंदू भी तरसते हैं और मुसलमान भी तरसते हैं। और रही बात कुरान और उसकी बात की, उसकी हम वीडियो बनाते रहेंगे, क्योंकि कुरान में जो अल्लाह है वो अत्याचारी है, और मोहम्मद साहब भी, कुरान में बहुत सारी बातें झूठी है। मैं फिर कह रहा हूँ, उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। इसके साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।